हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, आज 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग इसको आज पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कह रहा है 20 बाजार के लाभ और हानियाँ। 20 बाजार के लाभ और हानियाँ क्या है? 20 बाजार के लाभ और हानियाँ जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है 20 बाजार ने व्यापार और उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया है। कह रहा है 20 बाजार ने व्यापार और उद्योग को कौन गति से बढ़ाया है? तीव्र गति से बढ़ाते जा रहा है, यानी कि बहुत ही स्पीड से कहने का मतलब इतना जल्दी सक्सेस हो रहा है, बाजार मार्केट इतना विस्तार होते जा रहा है कि आप कह नहीं सकते, यानी कि बहुत ही स्पीड से विकसित होते जा रहा। उतना कल्पना या सोचा भी नहीं जा सका था जितना स्पीड से जा रहा आज होते। व्यापार और उद्योग के विकास ने पूंजीपति, मजदूर और मजबूत मध्य वर्ग नामक 3 शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म दिया है। देखा जाए तो विकास ने क्या किया? उद्योग के विकास ने क्या किया? 3 चीज़ को जन्म दिया। कौन कौन दिया? पूंजीपति वाले लोग को जन्म दिया, मजदूर को जन्म दिया और मजदूर मध्य वर्ग को मजबूत मध्य वर्ग को जन्म दिया। और मतलब समझे नहीं सर, समझाने का थोड़ा सा क्या कीजिए, आप प्रयास कीजिए, हम के लीजिए समझिए। अगर उद्योग बढ़ेगा तो सबसे पहले कारखाना खोलना पड़ेगा, और कारखाना खोलने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, यानी पूंजी की आवश्यकता होना चाहिए। तो पूंजी लगाया कौन? जो जिनके पास पैसा अधिक होगा, पूंजीपति वाले लोग, यानी पूंजीपति का विकास हो गया। पूंजीपति लोग को पता चल गया कि किनके पास पैसा है। कोई थोड़ी ना पैसा दिखा के रखता है। फैक्ट्री खोले, पूंजी पैसा ज़्यादा अधिक लगाया तो लगा नहीं हो फलना के पास बड़ी पैसा लगा रहा, खर्चा कर रहा है, तो पूंजीपति लोग के पास। दूसरा कुछ हो गया, जब फैक्ट्री खुला, कारखाना खुला, तो इसमें कौन काम करेंगे? तो मजदूर काज करेंगे। तो मजदूर का भी पता चला, पहले पता नहीं चला था कौन मजदूरी कर रहा, बाहर में जाकर विदेश में कमा रहा, तो कह रहा है कि ओ माय गॉड आई एम द इंजीनियर और आई एम द कुछ बोल रहा। लेकिन यहाँ जब बना तो लोग काम करने लगे, फैक्ट्री में काम करने लगे, तो पता चल गया मजदूर वर्ग के लोग बढ़ गया। और एक मजबूत मध्य वर्ग, जो मजबूत मध्य वर्ग, ना तो वो पूंजीपति वाले लोग हैं और ना ही मजदूर लोग हैं, वो दोनों के बीच में, पूंजीपति वाले और मजदूर के बीच में जो कौन वर्ग आया? मजबूत वर्ग। 3 यानी जैसे उद्योग आया तो ये 3 लोग बीच में सामने आए। तो मध्य वर्ग लोग क्या करता है? पूंजीपति वाले लोग क्या करते हैं? पूंजी लगाकर फैक्ट्री खोलें और मजदूर वहाँ पर काम किया। लेकिन मध्य वर्ग वाला क्या हुआ? फैक्ट्री से सामान को ले जाकर उसे बेचा। वो मजबूत मध्य वर्ग के अंतर्गत आएंगे। नाम 3 शक्तिशाली सामाजिक वर्ग का जन्म हुआ। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय और विकास इसी के बाद हुआ। और जब पैसा कमाने लगे हम लोग, जब पैसा इकट्ठा होने लगा, ज़्यादा पैसा आने लगा, तो इसका पैसा कहाँ जाने लगा? बैंक में जाने लगा। तो कह सकते हैं बैंक का भी क्या हो गया? डेवलप हो गया, विकास होने लगा। इसी कारण, उद्योग के कारण ही भारत में जैसे औपनिवेशिक देशों का सीमित मात्रा से ही सही औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण विश्व बाजार के आलोक में ही हुआ। देखा जाए तो भारत में जैसे जैसे औपनिवेशवाद बढ़ता गया, सीमित होते गए, उस प्रकार से सही औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण बाजार क्या हो गया? अवलोकन कर बढ़ता चला गया और विस्तार होते चला गया। औपनिवेशिक देशों में रेल मार्ग, सड़क, बंदरगाह, खनन, बागवानी जैसे संचारात्मक क्षेत्र का विकास हुआ। यही कारण हुआ कि उपनिवेशवाद बढ़ा। तो उपनिवेशवाद के साथ साथ, बढ़ते के साथ साथ औपनिवेशिक देशों ने रेल मार्ग का विकास हुआ। जब मजदूर, रेल मार्ग का भी क्यों विकास हुआ सर? सड़क का क्यों विकास हुआ? जब ये फैक्ट्री बना, फैक्ट्री को मजदूर काम कर रहे हैं, तो यहाँ से बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक खुल गया यहाँ से ले जाने के लिए। तो यहाँ से सामान जो बनेगा तो उसको ले जाने के लिए क्या आवश्यकता होता है? परिवहन। कौन वाहन? परिवहन हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। यानी ले जाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? या तो रेल मार्ग चाहिए या तो सड़क मार्ग चाहिए। ये मुख्य रूप से दोनों ही मार्ग का प्रयोग किया जाता है। एरोप्लेन से तो आप ले नहीं जाएगा, क्योंकि और उसका दाम, वस्तु का दाम बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आवश्यकता किसका आया? तो परिवहन का आवश्यकता हुआ, जिसके कारण क्या चीज़ खोला गया? सड़क खोला गया, रेल मार्ग, सड़क, बंदरगाह, खनन, बागवानी जैसे संरचनात्मक धीरे धीरे क्या होते चले गए? डेवलप होकर विकास होते चले गए। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कृषि के क्षेत्र के उत्पादन क्या हुआ? क्रांतिकारी परिवर्तन, यानी कि डायरेक्ट क्रांतिकारी परिवर्तन मतलब अभी नॉर्मल तरीका से खेती चल रहा था और अचानक एक अलग तरीका से खेती चलने लगा, तो कहलाएगा क्रांतिकारी तरीका से।
कुछ नवीन फसलों का उत्पादन इसी का परिणाम था। और कुछ देखा जाए तो नवीन फसलों का उत्पादन इसी के परिणाम था। जैसे तंबाकू, जैसे में क्या चाहिए, तंबाकू, रबड़, कॉफ़ी परिवर्तन हुआ। यही कारण हुआ कि धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। खेती में क्या क्या आ गया, फसल में तंबाकू की खेती पहले नहीं होता था, अब किसकी खेती होने लगा, तंबाकू की खेती होने लगा। पहले होता था रबड़ की खेती नहीं होता था, अब क्या की खेती होने लगा, रबड़ की भी खेती होने लगा। कॉफ़ी की खेती नहीं होता था, कॉफ़ी की खेती होने लगा। फिर नील की खेती नहीं होता था, नील के होने लगा। गन्ना के होने लगा। ये सारी चीज़ की खेती आप पहले नहीं हुआ करते थे, बहुत कम मात्रा में हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे औद्योगिकवाद बढ़ा तो इसका विकास होते चला गया, डेवलप हो गया। यही कह सकते हैं कि क्रांतिकारी रूप से फसल यानी कि कृषि क्या में परिवर्तन आ गया। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दक्षिण अमेरिका, जो स्पेन का उपनिवेश था, और मैक्सिको में हुआ। सबसे ज़्यादा कृषि का क्रांति परिवर्तन कहाँ हुआ, दक्षिण अमेरिका। कौन, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। जो कहाँ, स्पेन के दक्षिण अमेरिका में। और स्पेन के उपनिवेशवाद थे, यानी स्पेन के लोग जो थे, जो दक्षिण अमेरिका में जाकर निवास करने लगे, वहाँ पर कृषि करवाने लगे मजदूरों से। और मैक्सिको से हुआ। विश्व बाजार में ने नवीन तकनीक की सृजन किया। और जैसे ही विश्व बाजार बढ़ते चला गया, नवीन तकनीक विकसित होते चला गया, डेवलप होते चला गया और सृजन होते चला गया। नया नया चीज़ का आविष्कार होने लगा, नया नया चीज़ों को खोज होने लगा। इन तकनीकों में रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राफ, बड़े जलपोत महत्वपूर्ण रहा। और देखा जाए तो इन सारे तकनीकों में रेलवे, वाष्प इंजन और भाप का जहाज, टेलीग्राम, बड़े बड़े जलपोत का निर्माण होते चला गया। जैसे उद्योग होने लगा तो कहा जा सकता है कि उद्योग के चलते ही और बहुत सारे चीज़ों का विकास होना प्रारंभ हो गया, या कह सकते हैं विकास अधिक होने लगा। इन तकनीक ने विश्व बाजार और उसके लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। यही कारण हुआ कि इनके तकनीक ने ही क्या किया, विश्व बाजार को कई गुना क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। अगर देखा जाए तो 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना कुछ होगी, वृद्धि होगी। इस संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 60% हिस्सा कृषि उत्पादन, कौन उत्पादन, कृषि उत्पादन, खनन, कोयला और कपड़ा का था। और देखा जाए इसमें संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 60% हिस्सा कृषि उत्पादन का था। कौन उत्पादन का था, कृषि उत्पादन का था। और खनन हुआ, कोयला और कपड़ा का था। यानी कि सबसे ज़्यादा व्यापार में कृषि उत्पादन का व्यापार हो रहा था। कोयला, कृषि का उत्पादन हो रहा था, खनन हो रहा था, कोयला और कपड़े का हो रहा था। बाकी में 60-40% में कोयला का और कपड़े का हो रहा था। शहरीकरण का विस्तार और जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। देखा जाए तो शहरीकरण का विकास और धीरे धीरे बढ़ता चला गया, महत्वपूर्ण होता चला गया। वैश्विक व्यापार का एक बड़ा लाभकारी परिणाम हुआ। यही कारण हुआ कि वैश्विक व्यापार आया, इसका एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ हमारे यहाँ। बोल कौची लाभ हुआ प्राप्त, जो हम लोग देखते हैं। कह रहा विश्व व्यापार के हानियाँ, इतना तो लाभ हुआ है। विश्व व्यापार के कारण ही क्या चीज़ हो गया, धीरे धीरे वैश्वीकरण होने लगा। इस वैश्वीकरण होने से लोगों को लाभ हो गया, फैक्ट्री खुल गया, बैंक खुल गया, परिवहन हो गया, पूंजीपति लोग आ गए हैं, मजबूत मध्यवर्गीय लोग आ गए हैं, मजदूर लोग आ गए हैं, बैंक खुला, रोड, परिवहन सेवा उपलब्ध कराया गया। यानी बहुत सारी चीज़ों को क्या किया गया, उपलब्ध कराया गया। विश्व बाजार के हानियाँ, अब लाभ तो हो गया, जब हमको पता है जे चीज़ का लाभ होता है उसका हानि भी होता है, तो हम लोग हानियाँ के बारे में समझते हैं। विश्व बाजार के हानियाँ क्या क्या, जिसके बारे में समझते हैं। कह रहा विश्व बाजार के फैलते स्वरूप ने यूरोपीय देशों में संपन्नता के एक नए दौर को पैदा किया। देखा जाए तो विश्व बाजार के फैलते स्वरूप ने यूरोपीय देशों में संपन्नता के एक नए दौर को क्या किया, पैदा किया, यानी कि वृद्धि होने लगा। लेकिन इन संपन्नता के पीछे का सच बहुत कड़वा था। व्यापार होने लगा, संपन्नता यानी सभी चीज़ को तो पूरा होने लगा, पूर्ति होने लगा, संपूर्ण होने लगा सारा चीज़ का। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो इसका एक अगला पहलू आया कि इसमें बहुत कड़वा, इसका एक बहुत कड़वा सच था। तो बोल क्या कड़वा सच था, यानी कि एक हम उसे ठुकरा भी नहीं सकते, ऐसी घटना होने लगी हमारे यहाँ अंतर्गत उत्पन्न हुई।
विश्व बाजार में ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के एक नए युग को जन्म दिया। यही कारण हुआ विश्व व्यापार बढ़ा, जिसके कारण ही एशिया में और अफ्रीका में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद बढ़ा का जन्म हुआ। साथ ही साथ भारत जैसे पुराने उपनिवेशवादों को शोषण और तीव्र हुआ। धीरे धीरे भारत में जो उपनिवेशवाद थे विकास होने के कारण ही यहाँ के शोषण में भी बढ़ गया। यहाँ के लोग पहले से भी उपनिवेशवाद कर रहे थे, तो उपनिवेशवाद करते के साथ साथ शोषण करना और शुरू कर दिए, यानी कि अत्यधिक मात्रा में शोषण करने लगे। शोषण करने का मतलब आपको काम ज़्यादा लेगा और पूंजी कम देगा, यानी पैसा आपको कम देगा। उसका दूसरा भी पहलू एक है, इसका मतलब यानी कि आपको आपके हर एक काम पर में दखल अंदाज करेगा, उसका मन का काम करना पड़ेगा, अपने काम अपने मन से खुद नहीं कुछ नहीं कर सकते। ये सारे चीज़ सामने आने लगे। उपनिवेशों की अपनी अस्थायी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जिसका आधार कृषि और लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग था नष्ट हो गया। और देखा जाए तो जिनके कृषि उद्योग और कुटीर उद्योग क्या होने लगे, धीरे धीरे नष्ट होने लगे। जो भारत में कृषि उद्योग और कुटीर उद्योग अधिक मात्रा में था, जिससे लोगों का जीवन यापन हो रहा था, अपने जीवन जीने का तरीका उसी से सम्मिलित किए हुए थे, उसी से आर्थिक व्यवस्था उनके घर के रोटी कह सकते हैं रोटी रोजगार चल रहा था, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगा, उपनिवेशवाद आने से नष्ट होने लगा। तो ये क्या कह सकते हैं, एक कड़वा ही सच, यानी कह सकते हैं इसको भी हम छुपा नहीं सकते। उपनिवेशवाद आया तो औद्योगिकरण हुआ, तो विकसित हुआ, बहुत अच्छा है, हाँ लाभ हुआ, लेकिन उसके बहुत सारे हानि भी हुए। इन स्थानीय उद्योगों को यूरोपीय देशों में व्यवस्थित नीति के तहत नष्ट किया गया। अगर देखा जाए तो इन्हीं के यूरोपीय देशों में व्यवस्थित नीति के तहत नष्ट किया गया, क्योंकि इस पर उनकी औद्योगिक क्रांति सफल होगी। यही कारण कि कुटीर उद्योग पूर्ण रूप से खत्म हो गया, क्योंकि उनके जो औद्योगिक क्रांति था वो सफल होने लगा और विकसित होने लगा। और यही कारण हुआ कि कुटीर उद्योग और धीरे धीरे खत्म होता चला गया, लघु उद्योग खत्म हो गया, कि कृषि आधारित उद्योग भी धीरे धीरे खत्म होने लगे, क्योंकि उसमें आ गया था कुछ औद्योगिक क्रांति सफल होने लगा। व्यापार में वृद्धि, कौन पार, व्यापार में कौची वृद्धि, और विश्व अर्थव्यवस्था, कौन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के साथ निकटता, निकटता ने औपनिवेशिक लोगों के आजीविका को छीन लिया। अगर देखा जाए तो विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ साथ निकटता में औपनिवेशिक लोगों को आजीविका को भी धीरे धीरे काचे कर लिया, छीन लिया, खत्म कर लिया। जो लोग औपनिवेशिक थे, पहले से पुराने औपनिवेशिक थे, उनका भी सारा हक छीन लिया। जो शोषण कर रहे थे उनको भी हटाकर अपने आगे ये जो यूरोप के लोग थे, जो कह सकते हैं कहाँ के लोग थे, ये अमेरिका के लोग थे, जापान के लोग थे, कह सकते हैं इंग्लैंड के लोग थे। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जैसे भारत का कपड़ा उद्योग देखा जा सकता है, हम पहले पढ़ चुके थे, भारत के कपड़ा उद्योग क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। लोग वहाँ पर क्या किए, मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण जैसे ही विकसित हुआ, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े थे, उसमें कुटीर उद्योग जितने भी थे लोग तो मशीन वाला थे, सारा क्या होने लगे, खत्म हो गए। हम लोग इसी के पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे उद्योग के बारे में। देख लीजिए किस तरीक़ा से हालत हो गया था। इधर कारखाने आपको दिखाई दे रहे होंगे, इधर जंगल झाड़ कैसे धुआं ही धुआं था। ये प्रथम विश्व युद्ध के बर्बाद हो चुका जर्मन का एक शहर है। इस शहर था एक, अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जैसे ही इतना बम इस पर चला गया, इतना बम चलाया गया, इतना गोली बारूद किया गया, ये सारा नष्ट हो गया, काला काला ही दिखाई दे रहा है। ये क्या वजह था, प्रथम विश्व युद्ध के बर्बाद हो चुके एक जर्मन का एक शहर था। शहर का तो नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जानेंगे भी नहीं कौन सा शहर का नाम है। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में भारतीय व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा। देखा जाए तो प्राचीन काल में भारत का जो था भारतीय व्यापार और वाणिज्य, यानी कि भारत पूर्ण रूप से भारत के लोग किस पर, बाजार पर, व्यापार पर ही निर्भर थे। यानी कि उनका भरण पोषण जीवन का यापन चल रहा था, व्यापार पर ही चल रहा था। 1800 ईस्वी में जहां भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा 30% था। देखा जाए 1800 ईस्वी की बात किया जाए तो भारत के सूती कपड़ा का निर्यात मतलब कुछ हम एक देश से दूसरे, ए देश है, ये कौन देश है, बी देश, ए से बी देश के यहाँ भेजें तो निर्यात कहलाएगा। अब बी देश से ए देश के यहाँ जाएगा तो ए के लिए क्या कहलाएगा, आयात कहलाएगा। तो हम लोग 30% क्या करते थे, निर्यात करते थे। यानी कहने का मतलब यहाँ का कपड़ा को क्या करते थे, सूती कपड़ा को विदेश में दूसरे देश में बेचा करते थे जाकर 30% भाग।
भाई 1815 में घटकर 15% हो गया। सोच लीजिए मात्र 15 साल में कितना प्रतिशत घट गया, 15% घट गया, यानी कि हर एक साल 1% की गिरावट होते चला गया कपड़ा निर्यात में रह गया। 1870 तक आते आते यह केवल 3% रह गया और 1870 तक आते आते मात्र 3% ही हम लोग सूती कपड़ा का निर्यात कर रहे थे, यानी कि कितना परसेंट घट गया, 27% घट गया। 27% घट गया, इसका मतलब बहुत बड़ा लॉस हुआ कि बहुत विकसित हो रहा है कि ये भी हानि हो रहा है, ये हानि हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? औद्योगिकरण, विश्व व्यापार बढ़ने के कारण, यानी कि इनकी मांग कमते चल गया और मशीनीकरण का मांग बढ़ते चल गया, जिससे लोग मशीन के बने हुए कपड़े को ज़्यादा पसंद करने लगे पहनने, और सूती हाथ से बने हुए कपड़े का पहनना पसंद कम करने लगे। यही कारण था कि महात्मा गांधी जी क्या किए, महात्मा गांधी जी लुंगी पर, यानी लुंगी तो नहीं कह सकते उसको, धोती ही कहते हैं, धोती पर पूरा जीवन व्यापार किए। उनको मानना ही था स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि स्वदेशी में यानी कि अपने देश का अपनाओ, भारत में उसी तरीक़ा से कपड़े बनाए जाते थे, इसलिए हमेशा वो क्या एक धोती पर ही अपना जीवन यापन कर लिए। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था कि वो पहन नहीं सकते थे, लेकिन ये था वो स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाए थे कि अपना देश वाला सारा कपड़ा पहनेगा, दूसरे देश वाला नहीं पहनेगा। इसके ठीक विपरीत कच्चे कपास का भारत में निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% बढ़ा, यानी 35, यानी कच्चे कपड़ा पहले 30% आ रहा था, अब क्या होने लगा, 35% आने लगा वहाँ से कपड़ा बन के विदेश से। औपनिवेशिक देशों में, कौन देशों में, औपनिवेशिक देशों में विश्व बाजार ने निर्यात यानी कि जाने लगा कच्चा कपास, अब कपास कच्चा चीज़ जाने लगा, कपड़ा नहीं जाने लगा, अब कपास ही जाने लगा। क्या प्रतिशत हो गया, 35% हो गया। निर्यात मतलब जाने लगा विदेश में। औपनिवेशिक देश में तो बोल सर जाने लगा तो और अच्छा होगा, वृद्धि हो गया। हम कि देखिए कैसे वृद्धि हुआ, कैसे लॉस हुआ, जो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खेती करते हैं, यहाँ पर हम खेती करते हैं, और खेती करते हैं इतना खेत में कपास उपजाते हैं, कपास, और कपास उपजा के पहले ही कपास को कृषि से ले जाके कंपनी में हमें से क्या कपड़ा के रूप में देते, जिसको कहते थे सूती उद्योग, सूती कपड़ा। कौन कपड़ा, सूती कपड़ा। यानी कि अब कृषि में करने, भारत के लोग ही कृषि करके इसी से पूंजी अपना पैसा का जीवन यापन कर रहे थे, इनका भी प्रॉफिट है, यानी कि उनका रोजगार मिल रहा था। यही भारत में ही कंपनी था जिसमें सूती कपड़ा, कपास की मदद से सूती कपड़ा बनाया जा रहा था। यानी कहने का मतलब यहाँ भी लोग मजदूरी कर रहे थे। कहाँ के लोग मजदूर थे, तो भारत के लोग, भारत के ही मजदूर थे, यानी कि यहाँ भी रोजगार का सीजन था। लेकिन अभी यहाँ ना जाकर यहाँ पर क्या करने लगे, फिर इस कंपनी से विदेश में जाकर बेचने लगे, यानी निर्यात होने लगा। तो यहाँ भी लोग जाके मुनाफा, डबल मुनाफा होने लगा। यहाँ भी तो लोग ले जाएंगे लाएंगे, उसमें भी तो काम लोग रहेंगे, खर्च होगा, उसमें भी मजदूरी मिलेगा, उसमें भी तो रोजगार का सृजन होगा। लेकिन अब क्या होने लगा, कपास डायरेक्ट विदेश में क्या जाने लगा, कपास जाने लगा। तो देखिए इतना लोग तो क्या हो गए, बेरोजगार जो थे बेरोजगार हो गए, मुनाफा था हानि में बदल गया, तो भारत का भी नुकसान हुआ। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब कपास ही जाने लगा। पहले कपास 30% जाता था, 35% जाने लगा। आई पहले 30% जाने लगा, फिर 27% हो गई, 20% हो गया, फिर जाकर 3% हो गया, यानी घटते ही चला गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। औपनिवेशिक देशों में विश्व बाजार ने अकाल, भूखमरी, गरीबी जैसे मानवीय संकट को जन्म दे दिया था। अब अकाल भूखमरी कैसे दे दिया सर, जो बताइए आप, हम देखिए। तो अब यहाँ पर जो लोग जो थे कंपनी में, तो बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार होंगे तो क्या इनके पास रहने के लिए, कमाने के लिए कोई काम का साधन तो नहीं है, क्योंकि जो काम फैक्ट्री कपड़ा बनाना जानते थे इसी में बहुत बेहतर थे। तभी कपड़ा भी बना नहीं सकते, क्योंकि कंपनी ही ठप पड़ते जा रहा है, कंपनी में काम ही नहीं हो रहा, यहाँ का कपड़ा बिक ही नहीं रहा। तो यहाँ भी बेरोजगार हो गए, यानी कि उनके पास पैसा नहीं रहा, साधन रहा, अब पैसा का साधन नहीं रहा तो उनके पास, यानी कि गरीबी आ गया, तो वो खाना भी, भोजन नहीं कर सकते हैं, तो भूखमरी आ गया। यही कारण हुआ कि धीरे धीरे भूखमरी पूरे विश्व व्यापार में बढ़ गया। जैसे भारत में 1850 से 1920 के बीच कई बड़े अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग मर गए। और यही कारण हुआ कि व्यापार तो ठप ही पड़ गया, और कृषि भी ठप पड़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, अकाल आ गया। कौन काल, अकाल। बोल सर अकाल का मतलब कुछ है, खेती ना होना ही क्या कहलाता, अकाल कहलाता। बोल खेती कौन कर रहा था, खेती कर रहा था, लेकिन मौसम का मार था, कभी बारिश ज़्यादा जाता होगा, तो कभी बारिश होता ही नहीं होगा, जिससे फसल तैयार ही नहीं होता होगा, तो अकाल पड़ गया। यानी कि अकाल पड़ जाने के कारण क्या हुआ, और कई बार अकाल पड़ा जिससे लोग भूखे मरने लगे। तो एक तो अकाल, अगर अकाल नहीं पड़ता तो सल तो ये तो अकाल का होता है। औद्योगिक को क्यों हम दोष देंगे कि औद्योगिक कारण हुआ, अकाल नहीं पड़ता तो लोग बाजार से, तो जो बेरोजगार जो थे, पहले बाजार था तो अपने बाजार से ही तो पैसा को ट्रांजैक्शन होते जाता, अपने बाजार में जाके कमाते हैं। तो यहाँ तो अपने बाजार में नहीं है, विदेश में जाकर कमाना तो संभव है नहीं कि सभी के पास के जाके कमा सकते हैं।
इस बाजार ने साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को यूरोपीय देशों के बीच पैदा किया। इसके उग्र राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। इन दोनों का विनाशकारी परिणाम प्रथम महायुद्ध के रूप में सामने आया। देखा जाए तो इन्हीं दोनों को जो विनाशकारी हुआ, प्रथम विश्व हुआ, जिसके कारण और लोग मारे गए, कृषि भी नहीं होने लगा, अकाल भी पड़ गया, जिसके कारण क्या चीज़ होने लगा, प्रथम विश्व युद्ध भी हो गया था उस दौरान। तो ये और लोग क्या होने लगे, मरने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के मानवीय सभ्यता को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। अब मानवीय प्रथम विश्व युद्ध व्यापक देखा जाए तो मानवीय सभ्यता को ही खत्म कर दिया, कह सकते हैं नष्ट कर दिया। इसने विश्व के सामने एक ऐसा संकट पैदा किया जिसकी कल्पना विश्व ने भी नहीं किया था। इसने प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व के साथ में एक ऐसा कल्पना किया, एक ऐसा संकट पैदा किया जो विश्व के लोग कभी ऐसे सोचे भी नहीं थे। जैसे कोरोना वायरस के लोग बारे में हम लोग सोचे थे 2019 20 में 21 में ऐसा हालत ख़राब कर दिया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, जिस तरीक़ा से कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिस तरीक़ा से हम लोग घर में पैक कर दिया गया था कोरोना वायरस के डर से। उसी प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में भी ऐसा कोई कल्पना नहीं कर पाए थे जिस प्रकार से वहाँ पर होने लगे थे। दो महायुद्धों को दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था। दो महायुद्धों के दौरान क्या हुआ, व्यापार कैसा रहा, अर्थव्यवस्था किसका रहा, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आर्थिक मंदी क्या है, जिसके पहले बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तब तथा वस्तु और मुद्रा की बाजार में कोई कीमत ना रह जाए, उसी को कहा जाता है कौन मंदी, आर्थिक मंदी कहा जाता है। यानी कि आने वाले समय में ऐसा आर्थिक मंदी का मतलब हुआ विकास रुक जाएगा, बेरोजगार बढ़ जाएंगे, बैंक में पैसा नहीं रहेगा, कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, बैंक का दिवालिया निकल जाएगा, तो समझ जाइए कि पैसे की कीमत नहीं रह पाएगा, तो समझ जाइए कि कौन मंदी आ गया, आर्थिक मंदी आ गया। प्रथम महायुद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया। देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध महायुद्ध था जिसने बिल्कुल अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, यूरोप की अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। तत्कालीन विश्व अर्थतंत्र को नियंत्रित और संचालित करने वाले देश ब्रिटेन और उसके सभी आर्थिक केंद्र बिल्कुल नष्ट हो गए थे। जो जिस तरीक़ा से उस समय संचालित कर रहा था, ब्रिटेन के द्वारा पूरा अर्थव्यवस्था संचालित हो रहा था और उनका ही अर्थव्यवस्था पूरा नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तो कह सकते हैं यहाँ के अर्थव्यवस्था पूर्ण बिल्कुल रूप से खत्म हो गया था। अन्य महत्वपूर्ण अर्थतंत्र जर्मनी, फ्रांस, इटली इत्यादि भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे अर्थतंत्र थे, जर्मनी, फ्रांस, इटली इत्यादि के भी बहुत सारे जन्म आर्थिक प्रभावित होते चले गए। इसके ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और औपनिवेशिक देशों के अर्थतंत्र का काफ़ी विकास और फैलाव हुआ। अगर देखा जाए तो इसके ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और उपनिवेशवाद देशों के अर्थतंत्र का काफ़ी विकास हुआ, बड़ा धीरे धीरे वृद्धि होने लगा, फैलाव हुआ। जैसे भारत में इन समय कपड़ा, जूट, खनन आदि क्षेत्र का विकास भारतीय उद्योगपति के प्रयास से हुआ है। जैसे भारत में आज क्या हुआ, समय कपड़ा का विकास बढ़ा है, खनन का विकास बढ़ा, जूट का विकास बढ़ा, ये हो गया भारतीय उद्योगपतियों के कारण हो पाया। बोल कैसे, कौन कौन से भारतीय उद्योगपति थे उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हुआ टाटा, बिरला, गोदरेज, जमनालाल बजाज इत्यादि, जिसके कारण विकास हुआ। तो टाटा का नाम तो सुनबे कि टाटा स्टील, बिरला का नाम सुनबे सीमेंट, बिरला सीमेंट, गोदरेज के नाम तो सुनबे कि गोदरेज उनका नाम था, उद्योगपति थी इसलिए उन्हीं के नाम से गोदरेज रखा। जमाल लाल बजाज, इसलिए बजाज तेल सुनेंगे, बजाज का गाड़ी सुनते कि इनके द्वारा ये सारे उद्योगपति थे, इनके द्वारा ही आज बाजार विकसित होते चला गया। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का गंभीर प्रयास किया गया। तो यह प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ तो अमेरिका के द्वारा यूरोप के अर्थव्यवस्था को बढ़िया बनाने का प्रयास बहुत किया। कौन? अमेरिका। लेकिन ऐसा हो पाया नहीं, चूँकि उस समय एकमात्र देश वही था जो यूरोप को पुनर्निर्मित कर सकता था। एक समय मात्र एक ऐसा देश था, अमेरिका ही एक ऐसा देश है कि यूरोप को पूर्ण रूप से निर्मित करवा सकता था कि यूरोप जिस तरह से पहले पीछे था उस तरीक़ा से प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी ऐसा ही रहे। उसके प्रयास से 1920 से 1927 तक यूरोप और अमेरिका में आर्थिक प्रगति काफ़ी हुआ। अगर देखा जाए 1920 से 1927 तक यूरोप और अमेरिका में आर्थिक प्रगति काफ़ी हुआ। वहाँ
नवीन तकनीक की उन्नति के आधार पर नए औद्योगिक का विस्तार हुआ। देखा जाए तो वहीं पर नवीन तकनीकी की उत्पत्ति के आधार पर और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों का क्या होते चला गया, विकास होता चला गया। अमेरिका के अपने प्रगति से उसकी कंपनियों को काफ़ी लाभ हुआ। अमेरिका भी विकसित हुआ और उसी तरीक़ा से उनके अमेरिका के कंपनी भी विकसित होते चल गए, डेवलप होते चल गए। यही कारण तो है कि आज अमेरिका क्या है, सबसे अमीर देशों में से एक है। खुद उसकी सरकार को भी, जिससे यूरोपीय देशों को कर्ज देने लगा और सभी को क्या करने लगा, कर्ज देने लगा। अमेरिका में 3 क्षेत्र कृषि, आवास और निर्माण, मोटर कार उद्योग में काफ़ी प्रगति हुई। अमेरिका में 3 क्षेत्र में प्रगति हुआ। आवास में लगातार कर्ज देने में 3 क्षेत्र में, कृषि में हुआ, आवास में हुआ, निर्माण में, मोटर उद्योग में विकसित हो गया, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा क्योंकि यूरोप में मांग होने लगा, लोग बना कर बेचने लगे, जिससे मुनाफा कमाने लगे। परंतु यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चली। 1929 ईस्वी तक आते आते दुनिया के एक ऐसे आर्थिक संकट में घिर गया जिसके उसने पहले कभी अनुभव भी नहीं किया हुआ। यही कारण हुआ ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया और 1929 तक आते आते पूरे विश्व में ऐसा संकट आ गया दुनिया में जो आज तक कोई कल्पना भी नहीं कर पाया था, सोच भी नहीं कर पाया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।